कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये है हमारा वर्किंग नोट, हमेशा ही बनेगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। इसको आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में चले? ठीक है, तो अब सुनना, अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसकी स्टार्ट कहां से होगा। देखो, आपको बैलेंस शीट मिलती है, आप कभी भी कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे तो आपको बैलेंस शीट मिलेगी, बैलेंस शीट से कैश फ्लो चलाना है। अब बैलेंस शीट में आपको एक पार्ट मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा एक हेड होता है, आप सब जानते हैं। अगर उसका बाइफरकेशन नहीं दे रखा, मान लो मुझे डेटा गिवन है 2025 एंड 2024 का, और इसका वर्किंग नोट नहीं बना के दे रखा आपको, तो यहां पे आपको बैलेंसेस गिवन है 2 लाख, एग्जांपल से चल रहे हैं हम, और यहां पे गिवन है 1,50,000, और वर्किंग नोट यानी नोट टू अकाउंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अज्यूम कर लो हमेशा जो रिजर्व एंड सरप्लस में ये जो इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ये क्या है? मेरा करंट ईयर प्रॉफिट, जिसे मैं बोलूंगा सरप्लस। क्या बोलूंगा? सरप्लस इस ईयर का प्रॉफिट। आई बात समझे? तो हमने कैसे निकाला सरप्लस? सरप्लस निकाला हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। या उल्टा बोल रहा हूं मैं? क्या सही बोला है या उल्टा बोला है? ये सही लिखा है क्या मैंने? यस, हमेशा क्लोजिंग पहले आएगा, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, पहला इंस्टांस समझ आ गया। ये है मेरा केस नंबर 1, जब मुझे रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट नहीं दे रखा, यानी ये क्या है? मिसिंग। पॉइंट समझ आता है? तो हमने क्या किया, हमने रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस का डिफरेंस निकाला और इस साल का प्रॉफिट निकाल दिया, सरप्लस निकाल दिया। यहां तो कोई प्रॉब्लम? इफ इन केस केस नंबर 2, हमें नोट टू अकाउंट गिवन है, इसका फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, तो 110% आपको उसका बैलेंस गिवन होगा, इसका पीएनएल का। ठीक है, तो उस केस में आप डिफरेंस लेंगे पीएनएल का। मान लो यहां पे 2 लाख और यहां पे 150 है, तो उस केस में आप डिफरेंस किसका लेंगे? पीएनएल का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अगर नोट टू अकाउंट में पीएनएल का सेपरेट बाइफरकेशन दे रखा है। और भी रिजर्व दे रखे होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, XYZ कितने भी रिजर्व हो सकते हैं, बट आपके लिए क्या मैटर करेगा उस टाइम पे? सिर्फ पीएनएल। तो बेटा हमने कैसे निकाला? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। यस और नो? पॉइंट समझ आया? सो हमें पहला आइटम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का मिल गया, वो क्या है? मेरा सरप्लस। और सरप्लस 2 केसेस से बनाया मैंने। फर्स्ट, अगर मुझे खाली रिजर्व एंड सरप्लस विदाउट नोट टू अकाउंट दे रखा है, तो डिफरेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंसेस। एंड इफ इन केस वी डू हैव नोट टू अकाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड we need to check then the balances, the difference between P&L balance। आई बात समझ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? पहला मेरा आइटम आ गया सरप्लस। ठीक है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। वो किसका है? वो आपको पता चल गया, रिजर्व एंड सरप्लस का होगा या पीएनएल का होगा। हम निकाल क्या रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सेकंड क्या है? आपको ओवरऑल 5 आइटम्स ऐड करने हैं और 1 आइटम लेस करना है बस। 5 आइटम्स क्या है? पीपीटी तो पता है, सुना होगा वर्ड पीपीटी क्या होता है। ठीक है, यहां पे पीपीटी की आईडी चेक करेंगे बस हम। ठीक है, ये 5 आइटम्स इंटैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं, यही एडजस्ट करने हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। ये आइटम्स मैं क्या कर रहा हूं? सरप्लस में ऐड कर रहा हूं। लॉजिकली रीजंस के साथ बात करेंगे व्हाई वी आर एडिंग दीज बैलेंसेस। ठीक है, चलो पहला है मेरा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग ईयर। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड जो हमने इस ईयर पे किया है, उसे हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया हमारे सरप्लस बैलेंस में। पॉइंट समझ आया? पहले याद करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया? मैंने जो लास्ट ईयर प्रपोज किया होगा डिविडेंड, आपको 2 बैलेंस शीट मिलेगी। पिछले साल की बैलेंस शीट वाला, यानी पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस ऑटोमेटिकली इस साल पे होगा। ठीक है, तो वो बैलेंस यहां आ जाएगा। दूसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल मैंने टैक्स की प्रोविजन बनाई। ठीक है, वो इस बार ऐड कर देंगे। ठीक है, टैक्स की प्रोविजन आपको मिलेगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां आता है? करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी का लास्ट पार्ट होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके बैलेंसेस में आपको मिलता है हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स। इस साल का आएगा वहां पे बैलेंस। अभी क्वेश्चन से आपको बहुत इजीली पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ये पॉइंट
आपको तभी मिलेगा जब रिजर्व एंड सरप्लस का आपको नोट टू अकाउंट दे रखा है। नोट टू अकाउंट नहीं दे रखा तो हमने अज्यूम कर लिया जो भी गेन हुआ है वो पीएनएल की वजह से हुआ है, तो वो हमने सरप्लस में ले रखा होगा। बट इफ इन केस रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास नोट टू अकाउंट है, वहां पे पीएनएल का बैलेंस भी है एंड अदर रिजर्व्स भी है। अदर रिजर्व्स में मैं जनरली बात कर रहा हूं जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है तो मैं क्या करता हूं, मैंने रिजर्व में कुछ बैलेंस अपने प्रॉफिट का उठा के ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, तो वो मैंने वापस से ऐड कर दिया। डिफरेंस इसका भी वही डिफरेंस, यानी क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इस साल जितना ट्रांसफर हुआ होगा वही ऐड करेंगे, ठीक है। पहले तीन आइटम्स, फर्स्ट प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, सेकंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड ट्रांसफर टू रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग। पहले तीन आइटम में कोई डिफरेंस। चलिए आईडी से है इंटरिम डिविडेंड। इस साल कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया है बीच में। देखो मैं आपको पहले डिविडेंड का कंसेप्ट पता है या नहीं पता है, ऑल्दो पता होना चाहिए अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हो। किसी को पता है? डू यू नो व्हाट इज डिविडेंड? हाँ या ना? पब्लिक से लोन लेती है। अब पागलों वाली बातें कर रहा है जो आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो मैं बिजनेस चला रहा हूं मेरे शेयर कैपिटल की वजह से। शेयर कैपिटल किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। तो मैंने इस साल जो प्रॉफिट कमाया वो मैं अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो वो डिविडेंड। अब डिविडेंड जनरली ईयर एंड पे प्रॉफिट में दिया जाता है, बट कुछ बड़ी कंपनीज, जैसे एग्जांपल लेता हूं वेदांता। आप वेदांता को उठा के देख सकते हो। अभी आपने अपनी फाइल्स बना दी, फाइल्स बना ली अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स, उसमें रेशियोज वाला टॉपिक किया होगा जनरली। कौन सी कंपनी पे किया है? इन्फोसिस। अगर आप वेदांता को करते तो वेदांता हर क्वार्टर में, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, यानी अपने क्वार्टर प्रॉफिट्स पे डिविडेंड बांट देता है। तो दो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। नाम इंटरिम, हर चीज नेम में ही छुपी हुई है। इंटरिम डिविडेंड, जो ऊपर दिया हमने प्रपोज डिविडेंड उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो अगर मैंने कोई इंटरिम डिविडेंड भी दिया है तो ऐड कर देंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, मेरे दोनों डिविडेंड ऐड हो रहे हैं, यस और नो, ठीक है। अब ये जो डी है ये जनरली क्वेश्चन में कभी आता ही नहीं है, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या कोई भी पीएनएल में डेबिट हुए हैं तो लिख देता हूं ईओआई डेबिटेड इन पीएनएल। अगर कोई पीएनएल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिविडेंड डेबिट हुआ है तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हो सकता है बता सकते हो किसी बिजनेस के लिए? एक आधा वैसे नॉर्मली डिस्कशन कर रहा हूं, बाद में बता दूंगा क्या हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लॉस बाय फायर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्या मेरे बिजनेस में रोज आग लग रही है? क्या मैं चाहता हूं? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और अगर लॉस बाय फायर है तो मैंने डेबिट किया होगा पीएनएल में तो वापस ऐड कर दूंगा। इसने मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज कर रखा होगा इसलिए मैं वापस बढ़ा रहा हूं। ये एक तरीके से क्या हो गया, मेरा एबनॉर्मल लॉस ही हो गया, एक एग्जांपल। तो ये हो गया मेरा वापस से ऐड। लेस में एक ही आइटम आता है वो है ईओआई क्रेडिटेड इन पीएनएल। अगर मेरा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट हुआ है पीएनएल में तो उसको मैं लेस करूंगा क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रखा होगा, मुझे वापस नॉर्मल करना है, यानी एबनॉर्मल गेन हो गया एक तरीके से। डिस्कशन करेंगे। सेल ऑफ एसेट नहीं आता। सेल ऑफ एसेट कहां जाता है आपको याद होना चाहिए, इन्वेस्टिंग। बात तो तू ठीक कर लेता है, एग्जाम में क्या हो जाता है तुझे। लेस में ओनली एक ही आइटम, दो आइटम लेते हैं इवन। एक अगर रिफंड ऑफ टैक्स है, अगर मुझे किसी टैक्स का रिफंड मिला, मेरे इनकम टैक्स का रिफंड मिला तो मैं उसको पीएनएल में क्रेडिट कर देता हूं, बट वो एक्चुअली मेरा इनकम तो है नहीं, उसने मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर रखा होगा इसलिए मैंने उसको लेस कर दिया, ठीक है। और दूसरा आ जाता है ईओआई क्रेडिटेड इन पीएनएल। ये दो आइटम्स मैं क्या कर रहा हूं, लेस। जो फाइनल आया ये बन गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो अगर देखें तो ओवरऑल 7 आइटम्स है, 5 टू बी एडेड बैक एंड 2 टू बी डिडक्टेड। तो मेजरली आपको अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको ये 4 आइटम मिलेंगे बस, ठीक है। याद करें सबसे पहला क्या था मेरा, सरप्लस। सरप्लस से मैं कैलकुलेशन को स्टार्ट करता हूं, किसकी, अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। सरप्लस कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। केस 1 अगर रिजर्व एंड सरप्लस है, कोई नोट टू अकाउंट नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बट इफ वी डू हैव नोट टू अकाउंट एंड व्हिच इंक्लूड क्या, पीएनएल बैलेंसेस, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। ये हो गया मेरा सरप्लस। उसके बाद मेरे 5 आइटम्स टू बी एडेड बैक, पीपीटी की आईडी। फर्स्ट प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, सेकंड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड पीपीटी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जनरल रिजर्व क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड, लास्ट ईओआई डेबिटेड टू पीएनएल। अगर लेस की बात करते हैं तो दो ही आइटम मिलेंगे, रिफंड फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल। सो नाउ अगर मैं ऑपरेटिंग को सम अप करूं तो सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकाला, वर्किंग नोट में, कैसे, पीपीटी की आईडी,
ऐड कर देंगे और दो चीजें, रिफंड फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लेस कर देंगे। फिर आता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसकी? ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। 6 आइटम ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, provision, increase in provision for doubtful debt, share issue expense, preliminary expense, pre-incorporation expense, discount on issue of debentures and last underwriting commission। लेस करने के आइटम्स क्या है मेरे पास? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या आ गया मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। दो आइटम ऐड कौन कौन से? डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दो आइटम लेस कौन कौन से? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या आ गया मेरे पास? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लेस करा इनकम टैक्स पेड। क्या आ गया मेरे पास? परफेक्ट, ये है मेरा ऑपरेटिंग आइटम। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, करें स्टार्ट। क्या कह रहा है यार? द प्रॉफिट, ऑल दो सारी इंफॉर्मेशन सामने दे रहा हूं मैं, ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा इसमें, यानी इसमें सारी एडजस्टमेंट हुई हुई है। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे रखा है मुझे 7,50,000 रुपीज। ठीक है, ये प्रॉफिट कब आया? कुछ आइटम्स को कंसीडर करने के बाद। वो आइटम्स क्या है? आइटम्स, फर्स्ट आइटम है लॉस ऑन, मैं जो पूछता जाऊंगा वो आप जवाब देते जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहां जाता है ऑपरेटिंग में? ऐड होगा एडजस्टमेंट में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आपको पता है? वेरी गुड। अमाउंट है हमारा 8,000 रुपीज। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं। सेकेंड आइटम पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। पेटेंट अमोर्टाइज कहां जाते हैं? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को क्या करते हैं हम? हमेशा ऐड। तो ये भी मेरा फर्स्ट आइटम मिल गया। आपको दिल, डीएससी, आईडीआर की एफडी याद करना, सब मिल जाएगा। थर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का? एनपीबीटी, अभी किया हमने, एनपीबीटी एंड ईओआई निकालते हैं तो वहां पे लेते हैं किसमें? सरप्लस में। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, यानी किसका पार्ट है? पीपीटी की आईडी का पार्ट है। 1,40,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है मेरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पीपीटी। ई मतलब ऐड करते हैं एनपीबीटी में। कितना दे रखा है मेरा? 70,000 रुपीज। उसके बाद मुझे दे रखा है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में माइनस। कितना अमाउंट है बेटा मेरा? 32,000 रुपीज। लास्ट दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, पर ये नहीं दे रखा इंक्रीज या डिक्रीज, यानी करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है। आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी तो देख लेते हैं। हाँ जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? हमारे पास 2 इयर्स का डेटा है, 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24 का। क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ये कहां काम आएगा, अब आप बताओगे मुझे। ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के और 2,48,000 दे रखे हैं करंट ईयर के। क्या है ये? करंट एसेट। क्या करना पड़ेगा मुझे करंट एसेट का? क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज हुए। इंक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं? उसके बाद मुझे दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है 1,80,000 के एंड 2,20,000 के। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करते हैं? ऐड। उसके बाद मुझे दे रखी है इन्वेंट्री 48,000 रुपीज की लास्ट ईयर। इस ईयर कुछ नहीं है। क्या हुआ है इसका मतलब? डिक्रीज इन करंट एसेट फिर से प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है मुझे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इस ईयर लास्ट ईयर 32,000 है, इस ईयर कुछ नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है मेरी? करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहां जाती है? चलिए उसके बाद क्या दे रखा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ वो गधा है, 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा बताना प्लीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है मेरा? करंट लायबिलिटी। क्या हुआ है? क्या करेंगे? चलिए उसके बाद क्या है मेरे पास? प्रीपेड एक्सपेंस है। पिछले साल कुछ नहीं था, इस साल 20,000, यानी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन करंट एसेट कहां जाता है? परफेक्ट। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस की दे रखी है। आपको मिल गए, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास, मिल जाएगा। सरप्लस है आपके पास, मिल जाएगा। एनपीबीटी निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। इंफॉर्मेशन जितनी है, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब इसी साल बना है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउट। ठीक है, तो कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो जी, जो अब मेरे से आगे चलना चाहता है चल सकता है। चले करें स्टार्ट। सो हमेशा हेडिंग डालते हैं ऐसे ही, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
अभी हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग लिखा है मैंने। जब पूरी स्टेटमेंट बनाते हैं तो लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन से, कब की, ईयर की, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा वो लिख लेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है बेटा, चलिए फॉर्मेट आप सबको पता है, आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ या आगे भी चल सकते हैं। सबसे पहला आइटम मेरा क्या आता है, नेट प्रॉफिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई जिक्र नहीं है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यूआई को हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और वो हम कैसे निकालते हैं, हमेशा वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आएगा वो हम देख लेंगे। वर्किंग नोट बनाए सीधा सीधा नीचे चल के, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो प्लीज हेल्प करो मेरी। सबसे पहले तो मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना है वो, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन 7,50,000। अब बताओ मैं इसमें क्या क्या करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करनी पड़ेगी मुझे, ऐड कर देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है बच्चा, 1,40,000। चलो जी, और क्या करना है मुझे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या करूंगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 70,000 ऐड करूंगा। इसके अलावा कुछ करूंगा, पक्का पक्का, पीपीटी की आईडी और कुछ आइटम्स हैं इसमें जो करने चाहिए मुझे, नहीं है। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9,60,000 आ गया, पक्का। ये लो पुट कर देते हैं यहाँ पे 9,60,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद मुझे क्या करना होता है बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या क्या है मेरे पास ऐड करने वाले, पहले ऐड वाले सारे ले लो। क्या क्या है मेरे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, देखो जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखेंगे, एक साथ ट्रांसफर करेंगे। इनर कॉलम में लिख रहा हूं पहले 8,000 रुपीज। उसके बाद पेटेंट्स अमोर्टाइज है, कितना है मेरा, 36,000 रुपीज। इसके अलावा क्या है, चलिए उसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ करंट ईयर इंफॉर्मेशन है, तो पिछले साल कुछ नहीं होगा तो हम उसको हमेशा इंक्रीज में कंसीडर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है बेटा, 10,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया ऐड वाले आइटम्स में, 46 और 8 54,000 रुपीज। लेस करने के लिए कुछ है मेरे पास, है भाई, क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना था। अच्छा देखो, साथ साथ आप टोटल करना चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे 960 प्लस 54 कितना हो जाता है मेरा, बोलो, 10,14,000 हो जाता है। अब इसमें से सीधा 32 लेस कर देते हैं, हाँ और कुछ है नहीं ना। तो मेरा कितना आ रहा है ये, 9,82,000। ये क्या आया मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मुझे क्या करना है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करने हैं। ऐड के आइटम्स क्या है मेरे पास, डिक्रीज इन करंट एसेट है मेरे पास कुछ, देखो हेडिंग देके ही करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट में कौन कौन से थे, सिर्फ इन्वेंट्री कितनी थी मेरी, 16,000 की। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, कौन कौन सी है, ट्रेड पेबल्स कितना है मेरा, ट्रेड पेबल 40,000। तो ऐड वाले आइटम एक साथ बाहर चले गए, 56,000। थोड़ा सा इसको शिफ्ट, अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला कैलकुलेशन कर दूं, हटा दूं एक बार, आपने नोट कर लिया होगा तो हटा दूं ना। चलो अब लेस के लिए मेरे पास क्या क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट है कुछ, हाँ जी है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी है और प्रीपेड एक्सपेंस भी है। कितना कितना था, 48,000 एंड 20,000। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, हाँ जी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना कितना है, 12,000 एंड 32,000। ठीक है, टोटल कितना जा रहा है, 1,12,000 बाहर चला जाएगा, नेगेटिव फिगर। जो मुझे मिला वो क्या मिला, बता सकते हो क्या है ये मेरा अमाउंट, 9,26,000 का अमाउंट क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन है, टैक्स पेड की कोई इंफॉर्मेशन है, तो हम नेट निकाल भी नहीं पाएंगे। प्रोविजन दे रखा है खाली हमें, ठीक है, प्रोविजन दे रखा है ना, हाँ बस वही है, और कुछ इंफॉर्मेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, बिफोर पेमेंट, क्योंकि अभी तक पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो ये बन गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। सिंपल, मेरे हिसाब से तो सिंपल है, बाकी आप बताएं।